ज़िंदगी आपके बहुत सारे टेस्ट लेती है। किसी किसी में आप फेल होते हैं, किसी किसी में आप पास होते हैं। ज़िंदगी के इन्हीं अप्स एंड डाउन्स को समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं जोधपुर एम्स के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर पूनम आर्या। द जिंजर टॉक, ये शो हम बहुत पर्टिकुलर शो है हमारा द क्रिएटिव हेड की तरफ से। इसमें इस शो में हमारे 3 राउंड्स होते हैं अलग अलग सेगमेंट्स पे, और लास्ट वाला राउंड जो होता है हमारा रैपिड फायर होता है। तो हम आपको इनिशियली लेके जाएंगे ठीक है। कह सकते हो थोड़ा बहुत हम ट्विस्ट एंड टेल्स के साथ जाते हैं। ओके। सो शुरू करते हैं राउंड। पहले हमारा राउंड है बचपन की बात। अब ये वाले बचपन की बात में 3 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल हैं, और आप तो साइकेट्री वाले हो तो जवाब दे ही दोगे। सो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बेसिक सवाल है, चाइल्ड साइकोलॉजी को सिंपल शब्दों में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके। चाइल्ड साइकोलॉजी को मैं 2 चीज़ों में डालना चाहूँगी। पहला है कि इमोशंस, दूसरा बिहेवियर। तो इमोशंस इसलिए कि बच्चे किस चीज़ को किस हद तक ले सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। और बिहेवियर इसलिए कि कभी कभी हम लोगों को बिहेवियर से ही उनके पीछे का इमोशन समझना पड़ता है बच्चों का, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग समझते हैं हमारे इमोशंस की, हाँ चलो मैं खुश हूँ, उदास हूँ, बेचैन हूँ, खालीपन लग रहा है, वैसे बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मैम इसको पिक कैसे करें? पिक ऐसे जैसे अगर कोई बच्चा उदास है या ऐसा कुछ है तो बच्चा क्या साइंस देता है जो अपन उसमें से पिक करके ले सके? तो अगर अपन छोटे बच्चे की बात करें जो अभी पैदा हुआ है, तो उसके लिए बस एक ही चीज़ है एक्सप्रेस करने का, रोना, ठीक है। एंड जैसे मदर उसको ऑब्जर्व करती है, उसके साथ में टाइम स्पेंड करती है, मदर इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट। एंड जैसे अपनी दादी नानी बताती हैं कि ये ऐसे रो रहा है इसका मतलब ये कारण है, ये ऐसे रो रहा है मतलब इसका ये कारण है। डिफ्रेंशिएट करना हर एक बच्चे के लिए अलग रहेगा, हर एक बच्चे में अलग रहेगा। कि कुछ बच्चे होता है डिप्रेशन, मतलब उदासीपन, चिड़चिड़ेपन की तरह दिखाते हैं। कुछ बच्चे अपने आप को आइसोलेट करके, कुछ बच्चे कंडक्ट बन जाते हैं, जैसे कि मुझे रिबेल बन जाते हैं। तो वैसे अपन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। नाइस, बहुत ज्ञान की बात है यार, ये तो समझना पड़ेगा। धीरे धीरे करके पेरेंट साइकोलॉजी में ये बात बहुत अच्छे से नोट करने वाली है कि अगर बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है उसके थ्रू कैसे हम उसको पिक कर सकते हैं और उसको सही सही बात करके समझा सकते हैं बच्चे को। मैम क्या बात बोली आपने, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मैम। बच्चों के बिहेवियर को समझना पेरेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी होता है? जैसे अभी अपन ने बात करी कि बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से अपने मन के इमोशंस बताते हैं। छोटे बच्चे इमोशंस इतने अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि मम्मी मैं ये फील कर रहा हूँ, आपको आके बताएंगे नहीं। तो वही हमको ही समझना पड़ेगा, ओके, कि इसका बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, कि कुछ बात करने के तरीके में चेंज आ रहा है, इंटरेक्शन में चेंज आ रहा है, जो अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करता था, खेलने जाता था, उसमें चेंज आ रहा है, पढ़ाई में चेंज आ रहा है। तो उसको पकड़ना, जल्दी से समझना, क्योंकि जैसे बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो बहुत टाइम निकल जाएगा उस फीलिंग के साथ में, वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गार्जियंस, पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जल्दी समझें, एक बार एनालाइज करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। अगर मान लो उन्होंने उस टाइम पे समझा नहीं कि चलो बच्चे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन किस बात पे आ रहा है, कोई चीज़ अंडरलाइन परेशान कर रही है, स्कूल में बुली हो रहा है, या फिर कंपैरिजन आ रहा है बिटवीन सिबलिंग्स, या कोई भी बात हो रही है, उस टाइम पे प्रोसेस नहीं करी, वो बनती जाएगी, बच्चे के नोशन वहीं से बनना चालू होते हैं। और आगे चल के फिर वो पर्सनैलिटी अडल्ट में जब बनते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें उनको बॉदर कर रही होती हैं जो प्रोसेस नहीं हुई होती हैं। बेसिकली यू वांट टू से चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन शेप देयर एडोलेसेंस ऑल्सो। तो मैम इसी से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे किस एज ग्रुप के बच्चों तक अपन को बहुत ज़्यादा स्पेशल ध्यान देना चाहिए उनकी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स को समझने के लिए, और बहुत क्विक जल्दी जल्दी समझना चाहिए? मुझे एडोलसेंट एज में ऐसा ज़्यादा लगता है कि ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि विद 7 to 8 ईयर्स हम लोगों का ऐसा रहता है कि हाँ बच्चा मस्ती कर रहा है, खुश रह रहा है, सब कुछ वो चीज़ बैलेंस आउट कर लेता है, बच्चा अपना माइंड इतना नहीं करता है। बट 8 साल की उम्र के बाद में फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस बहुत सारे फील करते हैं। तो हम लोगों को उसके बाद में टिल 18-19 वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ऑब्जर्वेंट रिगार्डिंग आवर चाइल्ड। टीनेजर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनको समझना होगा, पेरेंट्स को समझना होगा। तो मैम इसी से रिलेवेंस एक और क्वेश्चन है,
क्या हर गुस्सा, शैतानी या जिद्दीपन प्रॉब्लम होता है, या कभी कभी ये नॉर्मल ग्रोथ का हिस्सा है? नॉर्मल ग्रोथ का हिस्सा है और प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे लेकिन वही बात है कि यू हैव टू बी गाइडेड देयर कि अगर मान लो हमको लग रहा है गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, नॉर्मल है, कौन सी एज में है, तो हम ये बोलें कि 16 to 18 थोड़ा सा रेबेलियस फेज सबका होता है। वो नहीं होता 10th में, हाँ चलो मम्मा मुझे यहाँ जाना है, इस पे क्रश आ रहा है, उस पे क्रश आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। वैसे ही अराउंड जब प्यूबर्टी आती है बच्चों के अंदर, अराउंड 11 to 13 12, वो भी एज बहुत कॉमन है जहाँ पे थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखता है बच्चों के अंदर, ठीक है, क्योंकि दे आर फाइटिंग विद देयर फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस उस मोमेंट पे। अदर देन दैट जो होता है कि अपने माइंडसेट बच्चों के बनने लग जाते हैं 16 के बाद कि हाँ मम्मी पापा को तो क्या पता है, ठीक है, मुझे ऐसे जीना है, मम्मा पापा को बाहर की दुनिया नहीं पता है, तो उस मोमेंट पे थोड़ा सा रेबेलियस फेस होना इज़ नॉर्मल। सो मैम, एज गैप की, अब मेरे को आपके क्वेश्चन से, आंसर से रियलाइज़ हुआ कि आप एज गैप की बात कर रहे हैं बेसिकली। एज गैप नहीं बात कर रही, लेकिन ये नॉर्मल है, जैसे ये फील करना नॉर्मल है। 7 to 13 में जो बात करूँ दैट इज़ नॉर्मल, वो ग्रोथ का पार्ट हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे जो अपना इमोशन है, ये एंगर, वो डेवलप होना चालू हो रहा है, तो वो इसलिए नॉर्मल है वहाँ पे। अब क्यों लगता है कि कभी हद से ज़्यादा हो सकता है, वही बात है, नॉर्मल सी से हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए मम्मी पापा को कि हाँ इतना गुस्सा तो बनता है, ठीक है। उसमें अब उस गुस्से को अगर मान लो हर एक जगह पे आप ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो कि ये बच्चा तो हमेशा गुस्सा कर रहा है, तो उसका बिल्डअप और होता जाएगा कि मुझे घर वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे तो सब लोग ही गुस्सा करते हैं ना, ये तो मुझे गुस्सा आएगा ही, से ये लोग मेरी बात नहीं मानते, तो अपन उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसे वो बढ़ता जा रहा है तो फिर इस तरीके से वो रिएक्ट करने लग जाता है, गुस्सा बढ़ने लग जाता है। गुस्सा और जिद्दीपन कंट्रोल करने के लिए हमें बच्चे को समझना पड़ेगा। सो ये है आपका मोटिव है हाँ, बेसिकली, acceptance बिना भी। समझे एक्सेप्ट, यस द करेक्ट वर्ड इज एक्सेप्टेंस के, बट किस हद तक बच्चे का एक्सेप्टेंस देना चाहिए? किस हद तक एक्सेप्टेंस देना चाहिए, दैट्स गुड। एक्सेप्टेंस की बात अब ये आई कि बैलेंस होना ज़रूरी है हर एक चीज़ में, कि हाँ चल ये तो गुस्सा कर रहे हैं, मारपीट के आ गया है, ठीक है चलेगा, ठीक है, गुस्सा तो करते ही हैं बच्चे, तो वो चीज़ सही नहीं है। एक होता है डिसिप्लिन होना बच्चे का, एक होता है डिसिप्लिन में ये आता है कि ओके आप जो भी कर रहे हो बैलेंस आउट कैसे करना है, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है और अपने आप को रेगुलेट कैसे करना है, वो बच्चे को सिखाना है। दूसरा हुआ कि सॉरी मैं वहाँ से वो हो गई हूँ कोई divert इशू हो नहीं है गई। मैम। आपका सवाल था कि एक्सेप्टेंस किस हद तक सही है, किस हद तक होना जहाँ चाहिए? तक वो अपने आपको नुकसान ना पहुँचाए, दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए, आपको नहीं लग रहा है कि हाँ ये हद से ज़्यादा हो रहा है, किसी और को बॉदर कर रहा है, इन शॉर्ट। मैम, जैसे आज के बच्चे टेक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अलग अलग चीज़ें देखते हैं, वो सीखते हैं अलग अलग पीयर से। सो उस वाली चीज़ में उनका गुस्सा और उनका स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा गुस्सा और बढ़ रहा है, पैनिक मोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं छोटी ही एज में? स्क्रीन टाइम का ऑफ कोर्स बहुत इफेक्ट आ रहा है कि जैसे हम लोग जो चीज़ देखते थे, हम लोग कार्टून्स देखते थे, ठीक है, हम शक्तिमान देखते, तो हम उसमें शक्तिमान में लास्ट में आता था कि ना हाँ ये अच्छी बात है, ये गलत बात है, तो उसका हम पे बहुत इफेक्ट आया था कि नहीं यार शक्तिमान ने बोला है तो गलत चीज़ कर रहा हूँ मैं ये। तो वैसे ही जो आप चीज़ देख रहे हो एज ए आपका एब्स्ट्रैक्ट माइंड जो हम लोग बोलते हैं कि इमेजिन करने की पावर, वो बढ़ाता है घटाता है जो चीज़ आप ऑब्जर्व करो उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप क्या दिखा रहे हो बच्चों को स्क्रीन पे भी वो मैटर करता है। जैसे हम लोगों का ऐसा था कि 4 से 5 हम लोगों को कार्टून देखने दिया जाता था। अभी ऐसा हो रहा है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, रो रहा है, फ़ोन दे दो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत मैटर करने लग गया है आजकल, और उसमें भी देख क्या रहे हैं कि ओके कार्टून देख रहे हैं, लेकिन कार्टून में कुछ ऐसा अलग सा लाइक प्रोडक्टिव नहीं निकल रहा है, सीखने लायक नहीं निकल रहा है। तो वो चीज़ भी बस ऐसा है कि बच्चा देख रहा है एंड उसमें कुछ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैम इतने डीप डाउन आंसर्स दे रहे हैं, कुछ समझने में तो मेरे को भी देखना है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसे कि हम लोग जो आजकल ऑटिज्म की बात करते हैं, ऑटिज्म का एक ये रहता है कि उसमें साइकोलॉजी डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कि बच्चों की ये नहीं समझ पाते हैं कि हाँ मुझे आई कांटेक्ट बनाकर देखना है, समझना है, ऐसे इंटरेक्ट करना है।
उनको इवन ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे कोई चीज़ मांगनी है तो दे कैन पॉइंट, बट दे डोंट पॉइंट, दे पुट योर हैंड ऑन इट और ये चीज़ मुझे चाहिए वैसा। तो उनको ये समझाने में और बताने में दिक्कत होती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि उनको वो सीख नहीं रहे हैं। वो सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अब ज़्यादातर टाइम वही अपना फ़ोन पे जा रहा है उनका, तो वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा। पहले ऐसा होता था कि आसपास दादी नानी हैं, जो अपनी जॉइंट फैमिली होती थी, तो उनके साथ में रह के सीख जाते थे। अभी वो चीज़ नहीं हो पाती इतनी। ये तो है मैम, ये बहुत सही बात बोली है आपने। मैम ये तो हमारा बचपन की बात थी जिसमें हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी आपसे, आपने बहुत इंटरैक्टिव जवाब दिए, मतलब बेसिकली जो समझना चाहिए पेरेंट्स को वो वाले जवाब पिन पॉइंट थे आपके। अब सेकंड फेज की तरफ आते हैं जो है हमारा डेवलपमेंट एंड इमोशंस। अब इसमें पहला क्वेश्चन मेरा यही है, कौन सी एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज़्यादा इमोशनल चेंजेस फेस करते हैं? अब आपने बहुत सिंपल है उसमें समझाया था, बट फिर भी मैं आपसे एक बार ये क्वेश्चन वापस समझूंगा। मैं जैसे आप बोला अडोलसेंट में तो होता ही है, लेकिन अडोलसेंट के पहले भी जो अपना 7 to 13 ईयर एज है वही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इमोशनली वल्नरेबल, और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग सब में वही बता रखा है। क्योंकि एक हुआ रीज़न बता रही हूँ इसके पीछे अगर कोशिश करूँ तो, कि एक फिज़िकल चेंज आया। फिज़िकल चेंज में भी गार्जियंस कभी कभी इतने ओपन नहीं हो पाते कि हाँ तुम्हारे अंदर ये चेंजेस आएंगे, तुम्हारी आवाज़ बदलेगी, तुम्हारे बॉडी में ये चेंजेस आएंगे। तो जब बच्चे को ये चीज़ नहीं हुई लगती है अपने अंदर, तो फिर वो उनके अंदर माइंड में ये आता है कि ये गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये चेंज, क्यों, बस अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। एंड वैसे ही गर्ल्स के अंदर ये होता है कि जैसे शुरुआत में अपन बहुत जगह देखते हैं ना, बहुत एड्स में देखते हैं गर्ल्स आउट की, आई एम सिक, मैं बीमार हो चुकी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, अब मैं मरने वाली हूँ, वो वाली चीज़ माइंड में आने लग जाती है अगर उनसे पहले ही इस चीज़ पे इंटरेक्ट नहीं किया जाता है। तो एक छोटी से बच्चे के माइंड में वो चीज़ आना कि मैं बीमार हो चुकी हूँ, मुझे कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है, तो एक वो भी फेज़ रहता है। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स जो हार्मोन्स के अप डाउन होते हैं उस मोमेंट पे, वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, अच्छा विद एज तो हम लोग उसको हैंडल करना सीख जाते हैं, हमको पता है कि हमारी साइकिल है, वी विल फील वल्नरेबल फॉर दिस मोमेंट ऑफ टाइम, कि मुझे महीने में इतने दिन तो मुझे बीमार लगेगा ही सही, मेरा मन खराब होगा ही सही। लेकिन फॉर दैट गर्ल और बॉय इट्स वेरी न्यू, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा अप डाउन फेस रहता है। वेली वेली एक्सप्लेन मैम, क्या आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। मैम इसी उसमें एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा आपसे, अगर अब एक 2-2.5 साल का बच्चा है, जब उस टाइम वो प्ले ग्रुप में जाना शुरू होता है, इनिशियल नीश में उसके स्कूलिंग और सारा शुरू होता है, तब उसका पीयर चेंज होना शुरू होता है फ्रॉम 3 to 7। ये वाला ऐसा नीश होता है जिसमें वो कुछ नए पीयर से मिलता है, नए फ्रेंड्स बनाता है, गार्जियंस की थोड़े से होल्ड से बाहर जाता है, क्योंकि इससे पहले तो वो सिर्फ गार्जियन के होल्ड में होता है। इसमें जो चेंजेस आते हैं पर्टिकुलर, तो इसको कैसे देखा जाए? इसमें जो चेंज आते हैं एक बच्चे के अंदर, एक ये होता है कि नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, ठीक है, वो चीज़ चालू होती है कि हाँ मैंने ये एक नया गेम खेल रहा हूँ, मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, नए दोस्तों से मिल रहा हूँ, एक एक्सप्लोर करना और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना कि मुझे अगर मैं इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ, किसी से बात करने जा रहा हूँ, तो फिर लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस इन चाइल्ड। तो डील करना एज इन कुछ ऐसे खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन बस बच्चों को अलाउ, एक होता है ना गार्जियन सोचते हैं कि माँ पापा सोचते हैं नहीं बाहर जाएगा बिगड़ ना जाए बच्चा, अच्छे लोग नहीं होंगे तो कैसे होगा, वो लड़का अच्छा नहीं है उसके पास में नहीं जाना है। इससे अच्छा ये है कि आप बच्चे को एक बार समझा दो, देन उसके बाद में उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक ऑटोनॉमी मिलती है फिर, कि हाँ चलो मैं बात करके देखा, ये चीज़ ख़राब हुई तो ठीक है मैं सीख गया, ठीक है। और अगर किसी के साथ प्रॉब्लम भी हुई तो लेकिन गार्जियंस पापा मम्मा को आके बता दिया, मम्मा पापा ने सही बात बोली थी, उसने ऐसा किया मेरे साथ में। अगर पहले ही हम लोग उनको डांट के चालू करते हैं तो उनको एक हुआ कि एक तो एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, दूसरा अगर मान लो गलती हुई भी सही तो फिर ये आएगा बच्चे को मेरे से गलती हुई है तो मम्मा पापा डांटेंगे मुझको, तो वो आपके पास में नहीं आएगा। तीसरा एक हमेशा ये रहेगा कि उसने खुद से कदम नहीं उठाया कभी भी किसी से बात करने का, किसी के साथ में इंटरेक्ट करने का, तो वो भी एक आपका पर्सनालिटी, फिर आगे चल के पर्सनालिटी में एक जो कॉन्फिडेंस कम होता है वो एक डाल देता है आपके अंदर, कि एंजाइटी होना किसी से बात करने में,
और एक डाउट हमेशा बने रहना कि शायद से मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी, किससे पूछ लेता हूँ, किससे पूछ लेती हूँ, सही तो कर रहा हूँ ना, कि एक डाउट हमेशा रहने वाला है माइंड में फिर। इतना डीप एक्सप्लेनेशन मैम, वह थोड़ा सा। मतलब नहीं, आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसको सुन के मतलब मैं सोच पा रहा हूँ कि आज अगर ये पॉडकास्ट रिलीज़ होने के बाद पेरेंट्स कितना हेल्पफुल रहेगा उनके लिए और कितने अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे वो, क्योंकि आज के टाइम में इन जनरली न्यूक्लियर फैमिली है और न्यूक्लियर फैमिली में एवरीवन इज़ वर्किंग, ईदर द मेल पर्सन और द अदर पार्टनर अदर हाफ दे आर वर्किंग, तो उनको टाइम देने में थोड़ा सा इशू रहता है, बच्चे के पास भी सिलेक्टिव टाइम होता है। बट आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे बहुत सारी चीज़ें ईज आउट हो जाएगी उनके लिए भी। तो मैम इसी से मेरा सेकंड क्वेश्चन निकला है, आजकल का डिजिटल एक्सपोजर जो मोबाइल हो गया, कार्टून हो गया, यूट्यूब हो गया, बच्चों के दिमाग पर क्या असर डाल रहा है? ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि वो कंटेंट क्या देखते हैं। जितना मैं देख पा रही हूँ आजकल बच्चे गेम्स में ज़्यादा हैं, खासकर वो मार काट फाइट वाले गेम जो होते हैं, पबजी एंड ऑल। तो उसकी वजह से जितना हमने ऑब्जर्व किया है, जितना स्टडीज़ हैं, ये है कि एंगर बहुत डेवलप हुआ है बच्चों में, कि ओके मुझे मारना है, मुझे काटना है, ऐसे करना है, ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। वो जो होता है ना कि एक हम हीरो सोच समझते हैं, हम जो डेवलप करते थे ना, सुपरमैन हम देखते थे या फिर स्पाइडरमैन देखते हैं, तो एक हीरो अपना माइंड में हम लोग बनाते थे, रोल मॉडल बनाते थे। दैट हैज़ चेंज फॉर चाइल्ड्स नाउ, चिल्ड्रंस के लिए अभी वो चेंज हो चुका है। पहला ये हुआ। दूसरा कि आजकल जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, अगर मान लो मैं एक अडोलसेंट एज की बात करूँ, तो वो अपने अंदर सेल्फ डाउट बहुत लेकर आ रहा है बच्चों के अंदर। जैसे हमारी एज होती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये नॉर्मल सी नहीं है जो दिखाया जा रहा है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ रियलिटी। बट बच्चे उतना नहीं समझ पाते हैं, तो वो एक अलग माइंड में चीज़ें बनाना कि हाँ यही होना चाहिए और मैं ऐसा नहीं हूँ, तो एक डाउट ज़्यादा क्रिएट होने लग गया है। तो एक तो एंगर और डाउट। क्या? एक ये फ़ायदा भी मैं सोच सकती हूँ कि विद दिस बच्चे इतना समझने लगे कि हाँ, जैसे मेरे पास में 16 ईयर्स की बच्चियाँ आती हैं, तो वो समझती है मुझे एनजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आई नीड हेल्प, तो दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं स्मार्ट बच्चे जो अपने आप को दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ओके मे बी मेरे अंदर ADHD के सिम्टम्स हैं, तो मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दे आर डायग्नोसिंग दमसेल्व्स, वो अच्छा भी है बुरा भी है। तो ओवर डायग्नोसिंग भी रहता है, तो डाउट ज़्यादा आने लग गए हैं लोगों के अंदर, वैसा भी है। ये मैम बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। ऐसे ही पेरेंट्स को कैसे पता चले कि बच्चा सिर्फ इंट्रोवर्ट है, एम्बिवेलेंट है, या उसको सीरियस अटेंशन की रिक्वायरमेंट है? ओके। तो इंट्रोवर्ट बच्चे, ऐसा नहीं होता, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का हम लोग को मीनिंग एक ये रहता है कि ना हाँ बस कम बोलना इज इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज कि हाँ सबसे घुल मिल रहा है। बच्चा बच्चा कितना शेयर करता है, अगर करता है तो लाइक अपनी खुद की पर्सनल बातें कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर पर्सनल बातें कर पा रहे हैं, यू आर नॉट, आप उसको इंट्रोवर्ट लेबल नहीं करोगे। बट पर्सनल बातें किससे? हर किसी ऑफ से कोर्स के हाँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे से? पेरेंट्स से, अपन पेरेंट्स की यहाँ पे बात करें तो इंट्रोवर्ट बच्चे भी एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ज़्यादातर कुछ फ्रेंड्स से करते हैं, ज़्यादातर अपने पेरेंट्स से करते हैं। तो और अगर अब उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि इंट्रोवर्ट है या फिर इसको अटेंशन की नीड है, तो अब जैसे अटेंशन की नीड है तो अपन को एक चीज़ हुई कि पहले बच्चा क्या करते हैं ना, आपको अटेंशन के लिए जैसे बच्चा गिरेगा, हंसाने की कोशिश करेगा, चिड़चिड़ा होकर बोलेगा मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे बात करने की कोशिश करें। उसके बाद में देयर इज़ अ चेंज इन हिज और हर बिहेवियर, कि अब ये शांत हो गया है, पहले तो बहुत खुलता मिलता था। वही यहाँ पे बात है कि गार्जियंस को क्यों समझना ज़रूरी कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आया है। तो अगर आपको चेंज होता हुआ लग रहा है तो दैट मीन्स ही और शी नीड्स अटेंशन एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम। अगर इसमें भी ऐसा हुआ कि बात कम कर रहा है, अरे नहीं ये तो बस ऐसे ही हुआ है, शांत हो गया है, उम्र का बदलाव है, ऐसे नहीं, एक बार पूछ के देख लो। हम एक बार पूछ के देख लो, इतनी छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात लगती है बट आजकल ये होता नहीं है। तो इस क्या बहुत सटीक शब्दों में हमने आपने ये समझाया कि एक बार पूछ के देख लो।
स्ट्रेस और एनजाइटी अब छोटी उम्र में भी दिखने लगी है, इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसमें अपब्रिंगिंग एक बहुत अच्छा रीज़न है, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए रीज़न है। जैसे पहले हम लोग बात करें, बहुत पूरी फैमिली इसको बड़ा कर रही है बच्चे को, ठीक है, तो हर एक इंसान के गुण आते थे। अभी ऐसा है कि जो हमारी एज ग्रुप इनको बड़ा कर रही है। अगर मैं बोलूँ कि जो 90s वाले लोग बड़े कर रहे हैं इनको, तो अगर उनको देखा जाए तो उनके अंदर खुद इतनी एंजाइटी भी भरी हुई है। तो एक वो भी होता है कि बच्चों के अंदर मॉडलिंग ही वैसे होने लग गई है। दूसरा ये कि आप जैसे केयरिंग बहुत हो गए हैं आजकल मम्मी पापा, कि बच्चे को ये तो नहीं हो गया है, बच्चे को ये तो देख लें, बच्चा परेशान तो नहीं है। तो उसको लेकर भी बच्चे की एंजाइटी, बच्चे के अंदर अब जो हमने अभी ऑटोनॉमी की बात करी कि बच्चे के खुद से अपने सोचने समझने की क्षमता है उतना, वो अपना डिसीजन ले सकता है। एक हुआ कि नहीं, हर एक चीज़ में मुझे सपोर्ट की नीड पड़ रही है, तो वहाँ पे भी अपन को एंजाइटी बिल्डअप होने लग जाती है। तो एक वो भी एक रीज़न है। दूसरा एंजाइटी का मैं रीज़न समझूँ तो यही जो हमने बोला, सोशल मीडिया एक है कि मॉडलिंग ही उसकी उस तरह से हो रही है, मॉडल ही उसने वो बना रखा है जहाँ पे वो पहुँच ना सके। पर एक्सपेक्टेशंस भी लोगों ने अपनी बहुत हाई कर ली है। पहले हमारे लिए होता था कि अरे पढ़ लिख लिया ना, बस 10th तक पास कर लिया, MBBS में घुस गया, उतना ही होता था, 12th पास हो जाए, उतना ही होता था। अभी ऐसा है कि नहीं, आगे और क्या। जैसे मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए बात करूं कि मुझे तो अभी टेंशन है आगे स्कूल, मैं कॉलेज में कैसे करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा, वहाँ पे मैं इंटरेक्ट कैसे करूंगा, इतनी एंजाइटी लेकर आ रहे हैं। हमारे लिए ऐसे था बस हमें एंट्रेंस लेनी है। तो एक एक्सेप्टेंस की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं। दूसरा कि जब गार्जियंस खुद इतना केयर करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है। जैसे अगर गिरा है तो हर बार उसको मम्मी पापा उठाने जा रहे हैं, तो उसको ये लगेगा अगर मैं अभी भी गिर गया ना तो मुझे मम्मी पापा उठाने नहीं आएंगे, मतलब मैं उठ नहीं सकता हूँ। वो एक लर्न बिहेवियर हो जाता है माइंड में। ओवर केयर एंड ओवर प्रोटेक्टिव। तो अगर मान लो फिर वैसे ही लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, अगर मम्मी पापा नहीं है या फिर कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो एनजाइटी बिल्डअप होने लग जाती है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, आई नीड हेल्प, वैसा। मैम अभी रिसेंट में मैंने एक केस भी देखा जो बेसिकली ये था कि एक छोटा बच्चा है, लड़की है, वो सोशल मीडिया पे है, शी इज़ एक्टिव, 10th 12th की बच्ची होगी वो। सो आई वाज रीडिंग गोइंग थ्रू अ केस जिसमें बात करते करते बेसिकली उसके कुछ फॉलोवर्स कम हो गए, तो शी गॉट इनटू डिप्रेशन एंड शी गॉट एंजाइटी। तो ये कैसे कर सकते हैं हम सही, इस चीज़ पे कैसे लाइट करें अपन कि सोशल मीडिया शुड नॉट इम्पैक्ट इन योर रियल लाइफ, इसको कैसे अलग कर सकते हैं इस एज में? अब इस एज में करना थोड़ा मुश्किल तो रहता है, क्योंकि जो ये समझ है, ये वाली मैच्योरिटी है कि कैसे दिस थिंग्स बॉदर मी, एक खुद के लिए एक्सेप्टेंस आना कि ओके मैं सफिशिएंट हूँ, ये चीज़ मुझे बॉदर नहीं करनी चाहिए, वो कभी ना वो मोस्टली लोगों में 30-40 तक भी नहीं आती है। तो एक छोटे से बच्चे के अंदर से हम लोग को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है तुम समझो, बस उसको एक टाइम दे सकते हो प्रोसेस करने का। एंड इतना ध्यान रख सकते हो कि हाँ उनके उस टाइम के लिए कोई साइड में रहे जिससे वो बात करना चाहे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। और हर बार ऐसे कहने से कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है आपके पास में कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, तू ओवर रिएक्ट कर रही है, तो वो भी उसको परेशान कर सकता है। अरे मेरे को इस मोमेंट पे मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, बस उसको टाइम दे दो। ठीक है, ये नहीं, ये टर्म नहीं बोलना कि आप ओवर रिएक्ट करिए, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम आपने, मतलब क्वेश्चंस आपको कैसे भी मैं ट्विस्ट करके डाल रहा हूँ, आप ग्राउंड के बाद छक्का ही लगा रहे हो। मैम अच्छी चीज़ है ये। सो मैम इसी के साथ ये वाला राउंड हुआ हमारा समाप्त। अब थोड़ा सा और डीप डाउन जाएंगे हम, थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स और कम्युनिकेशन के ऊपर ही अपना नेक्स्ट राउंड है, इसमें और डीपर सेक्शन में हम लोग थोड़ा सा डिग इन करेंगे। पेरेंट्स कैसे समझ सकते हैं बेसिकली, ये इस वाले चीज़ पे हम हाईलाइट करके चलेंगे इस बार, और जितना इन डेप्थ एनालिटिक क्वेश्चन आएगा ये अपना आपका आंसर वैसे भी वैसे ही आ रहा है। सो आई होप कि ये राउंड भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। सो मैम पेरेंट्स को बच्चे के साथ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मैम, बट ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है किसी के लिए, बेस्ट फ्रेंड बनना चाहिए या फिर स्ट्रिक्ट गार्जियन बनना चाहिए? बैलेंस ज़रूरी है ऑफ कोर्स। मैं इस तरीके से समझती हूँ कि टिल अ एज यू हैव टू बी अ गार्जियन,
यू हैव टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, यू हैव टू गाइड हिम। हाँ, और कुछ बोल रहे थे। सिंपल गार्जियन और द स्ट्रिक्ट वन। अब इसमें माँ पापा का दोनों का रोल आता है। अब फिर अपन ने जो बात कही ना कि जो पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो वहाँ पे एक सब लोग बैलेंस करके चलते थे कि हाँ एक स्ट्रिक्ट है, इससे दादाजी से डरता है, दादी से प्यार है, दादी पैसे दे देगी सब कुछ हो जाएगा। तो अभी ऐसा होता है ना कि मोस्टली मम्मी पापा दोनों ही ऐसे दे दो ना, दे दो, जाने दो ना, परमिसिव दोनों ही हो गए हैं। दूसरा ये कि अब मैं ये कह रही थी कि ये 7 to 8 ईयर्स या फिर अपन 10 ईयर्स तक भी बोले अगर, तो यू हैव टू गाइड द चाइल्ड। ठीक है, कि आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये चीज़ सही है कैसे दूसरों के साथ में जो बिहेव करते हो, जिस तरीके से बात करते हो, ये चीज़ नॉर्मल है कि नहीं है, आपको वहाँ पे एज अ गार्जियन आपको बिहेव करना है। जो एडोलसेंट एज आती है वहाँ पे यू हैव टू बी फ्रेंड टू देम। फ्रेंड भी मैं नहीं बोल सकती कि फ्रेंड वाला टिपिकल वर्ड हो जाता है, लेकिन हाँ कि एक ओपनली बच्चा आपसे बात कर सके, वो आपको एक विंडो रखनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर दैट एज 10 साल के होने के बाद में आपको बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ऑफकोर्स उसके बाद में अपने फ्यूचर को लेके जो डाउट आते हैं उसको लेके बच्चों को बहुत बार पूछना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, बताना होता है कि हाँ ये चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे एज अ गाइड आप काम कर सकते हो। आप उनको ये नहीं हो कि तुम्हें इधर ही जाना है आफ्टर दैट एज। 10 अपन बोलें अगर एडोलसेंट एज में आप उनको एज कि रास्ता दिखा सकते हो, रास्ता चूज़ करना है कि नहीं करना है उनको ही चूज़ करना पड़ेगा। वैसे मैम जब बच्चा सवाल करता है बेसिकली पेरेंट्स से जाके, जैसे मैं ऐसा क्यों हूँ या दुनिया ऐसी क्यों है, पेरेंट्स कैसे जवाब दें? पहले तो ये कि एकदम हटा नहीं देना है कि अगर पूछा है सवाल तो ऐसा मत करो कि अरे अभी तुम नहीं समझोगे, तुम छोटे हो, दुनिया ऐसी ही है, ऐसा नहीं करना है उनको। एक आप आंसर हमेशा ये कर सकते हो कि बेटा ऐसी ही नहीं है, अभी अपन और दुनिया देखेंगे एंड केवल एक ही नज़रिया रखना अभी हमारे लिए सही नहीं होगा। आपने अभी ये वाला पार्ट देखा है, हो सकता है आप जाके ये वाला पार्ट भी देखोगे, तो आप वैसे गाइड कर सकते हो उनको। डिसिप्लिन देना और पनिश करना, बेसिकली डिसिप्लिन देना या डिसिप्लिन करना या पनिशमेंट करना, पनिश करना, इन दोनों में फ़र्क क्या है? डिसिप्लिन एक आपको लाइफस्टाइल सिखाता है, ठीक है, कि आपको इस तरीके से ही कोई चीज़ करना चाहिए। पनिशमेंट एक ऐसी चीज़ है जैसे मान लो हमको कोई बिहेवियर नहीं चाहिए बच्चे में, जैसे मान लो वो चोरी हुआ या फिर किसी का डिसरिस्पेक्ट हुआ या फिर कुछ भी जैसे स्कूल में अपने टीचर के साथ में गलत बिहेव किया, ठीक है, दैट नीड्स टू गेट अ पनिशमेंट। पनिशमेंट ऐसा है कि नहीं वो बच्चा वहीं समझ जाए पॉइंट पे कि ये चीज़ गलत है। हर एक चीज़ पे पनिश करना भी इज़ नॉट गुड कि आज बच्चे ने लेट ना आया, आज मेरी बात नहीं सुनी है, पनिश कर दें, ठीक है। वहाँ पे अपन उसको बोल सकते हैं कि नहीं तुमने ये बिहेव अच्छा नहीं किया। उसके अंदर अब ये होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है मोस्टली कि जैसे उसने कुछ चीज़ करी, उसने कुछ रूटीन फॉलो किया अपना खुद का, ठीक है, जैसे आज जल्दी उठे हो, आज अच्छे से बात किया, आज अपने बड़ों को सम्मान दिया है, अपने दोस्त से भी अच्छे से बात करी है, तो वाह अच्छे से बात करा। इवन कि आज उसके लिए स्पेशल कुछ जो घर में अपने आलू पराठे बना दिए हैं जो उसके बच्चे के मन की पसंद की चीज़ें हैं आपने बना दी हैं, तो एक पॉजिटिव हो, उसको भी माइंड में आएगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है इसलिए मुझे शाबाशी मिल रही है, तो ये मतलब ये वाला बिहेवियर अच्छा है। वैसे ही पनिशमेंट के साथ में ऐसा होता है कि नहीं ये वाला बिहेवियर तो बिल्कुल गलत है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ऐसा होता है कि अगर मान लो मुझे कोई बिहेवियर नहीं चाहिए बच्चे में, तो जो चीज़ हम उसको देने वाले थे हम उसको अवॉइड कर लेंगे कि हाँ आपको इसको बढ़ावा नहीं देना है, ऐसा। मैम पनिशमेंट में भी मैं तो आपसे एक और से कैटेगराइज करूँगा इसमें। बेसिकली 90s में वो जब जॉइंट फैमिली रखती थी तो बच्चे को थप्पड़ भी पड़ जाती थी मम्मी से और सबसे। अब वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, मतलब स्कूल्स में भी पेरेंट्स जब भी जनरली जाते थे फीमेल्स के लिए तो करते ही करते थे, मतलब लड़कों के लिए तो, कि अगर पीटी सर मिले हैं पीटीआई उनको स्पेशली फादर बोल के आते थे कि कुछ भी शैतानी करो तो मारना है इसको। हाँ। तो ये चीज़ कम होती जा रही है। हाँ। तो ये सही है या गलत है, या अपन को या पेरेंट्स को उनको टैकल करने के लिए कभी कभी मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, या बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए? अब इसमें ना बच्चे टू बच्चा डिपेंड करता है। कुछ लोग अपने डांट से सुन लेते हैं, कुछ लोगों को इतना केला लाद के भूत बात से नहीं मारते हैं।
तो फॉर फर्स्ट 2 to 3 टाइम्स इट्स गुड कि आप कन्वे करके बोलो, उनको डांट के बोल दो। अगर दूसरी बार नहीं हो रहा है, इट्स गुड टू बी अ बिट स्ट्रिक्ट फॉर योर चाइल्ड, आई थिंक सो। अब इसमें हो सकता है कि लोग उल्टा ले लो इस बात को कि मारने के लिए कह रही हूँ, मैं मारने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर वही बात है, किसी बच्चे ने कोई चोरी करी है, गलत है वो चीज़, वहीं पे रुकनी चाहिए। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार रिपीट होती जा रही है, चाइल्ड हैज़ टू बी रेगुलेटेड दैट टाइम। मैम ये जो आपने बिल्कुल सेंसेबल क्वेश्चन दिया बैलेंस आउट करके, पेरेंट्स को पेरेंटिंग में एक्चुअली बहुत हेल्प करना चाह रहा है, क्योंकि बहुत से अपन देखते हैं जहाँ स्कूल्स में बच्चे को मार पड़ रही है, टीचर ने बहुत ज़्यादा मार दिया तो वो भी रेगुलर आउट हो जाता है। कभी कभी अभी बच्चे पेरेंट्स भी इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि टीचर ने अगर कुछ बोल भी दिया है तो भी दे रीच द नेक्स्ट डे, दे रीच टू द स्कूल और वहाँ पे टीचर को लड़ने चले जाते हैं। सो इज़ दैट राइट और रॉन्ग, और बच्चे पे क्या इम्पैक्ट डालता है ये? ओके, जो ये चीज़ है कि एक गुरु की हम जो बात करते हैं, गुरु हमेशा आपको सही राह दिखाने की कोशिश करता है। आपको जो डांटता भी है तो वो सही, जैसे हम लोगों ने वही कहानी नहीं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांटे लगे पाँव, तो हम लोग गुरु को हमेशा ऊंचा दर्जा देते थे, तो वो जो भी कहते थे सही कहते थे, बच्चे के भलाई के लिए सोच समझ के कहते थे। जितना टाइम बच्चा, जैसे मैं बोलूँ, सुबह 8 से 2 बजे तक बच्चा टीचर की नज़र में रह रहा है, तो दे नो कि हाँ बच्चा कैसे डेवलप कर रहा है। वहाँ पे वो एक होता है ना सोशल बिहेवियर बच्चे का कैसे डेवलप हो रहा है, वो सब देखते हैं। घर पे जब आता है तो मुझे ये लगता है कि आजकल जैसे टाइम कम होता है अपने पास में, तो हम उतना अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं बच्चे को। ऐसा नहीं ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन हो नहीं पाता है, वो वाली बात है। तो एक होता है अपने टीचर जो भी उनको गाइड कर रहे हैं, जो अपने टीचर्स हैं उन पर भरोसा रखना है कि गलत तो नहीं किया होगा। एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझें कि उनके बच्चे के साथ में दिक्कत क्या है। इससे हमारे पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, तो वहाँ पे जाके ना टीचर बताते कि करता अच्छा है सब कुछ है, लेकिन सुनता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे पता चल रहा था कि हाँ ये बात तो हो सकती है, ये वाली प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ में है, तो गार्जियंस वहीं पे समझ जाते थे। अभी यहाँ पे ये होने लग गया है कि गार्जियंस डाउट करने लगे हैं टीचर पे कि टीचर गलत होंगे। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ मार पीट के पटक देना है, बहुत तो एकदम 3rd डिग्री देना है बच्चे को, लेकिन जितना अप्रोप्रिएट हो उतना होना ज़रूरी है। डांटना ज़रूरी है बच्चों को, प्यार के साथ में डांट भी पिटनी चाहिए, क्योंकि जैसे बड़े होते जाएंगे, ऐसा नहीं है ना हर एक जगह से प्यार मिलेगा। बिल्कुल, ये तो मैं बात मानता हूँ क्योंकि मैं बहुत पिटा हूँ बचपन में। मेरे को प्यार भी बहुत मिला क्योंकि घर में सबसे छोटा मैं ही हूँ, मेरे को प्यार भी बहुत मिला और मार भी बहुत मिली है। और ऐसा नहीं है टीचर्स लड़कियों को नहीं मारते, भाई हमने भी डांट खाई है, हमने ये मार खाई है। कभी देखा नहीं स्कूल में, बस हमारी स्कूल खराब थी पर हमने खाई है, हमने मार खाई है। मूड लाइट अप हो गया। तो इस चीज़ से नाउ आई विल बी टेकिंग यू टू मोर सेंसिटिव टॉपिक्स। बेसिकली अभी बच्चा जब डेवलप होता है, डेवलपमेंट स्टेट में होता है, तो उनका सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी और आइडेंटिफिकेशंस, तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उनके लिए। मतलब कुछ के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत मिक्स होता है वो। सो उस हिसाब से बच्चे जब प्यूबर्टी के पास आते हैं, उनके माइंड में सेक्सुअलिटी को लेकर क्यूरियोसिटी नेचुरल होती है। पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसके लिए? जैसे ये बात नहीं है कि पेरेंट्स को आइडिया नहीं लगता है कि हाँ ओके मेरे बच्चे के अंदर कुछ और, मतलब किसी और तरीके से डेवलप हो रहा है, आइडिया लग जाता है। तो क्या होता है ना, गार्जियंस उसी मोमेंट पे वो क्वेश्चन अवॉइड करने लग जाते हैं, वो सिचुएशंस अवॉइड करने लग जाते हैं। दे ट्राई टू मॉडल हिम और हर कि जैसे वो नहीं होता है कि अगर आपको गुड़िया से खेलते हुए दिख रहे हैं तो गुड़िया नहीं, आप तो इससे खेलो, ठीक है, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको वैसे कपड़े पहनने चाहिए, बाल ऐसे मत कटाओ। तो जब आपको ऐसे हिंट्स लगने लग जाते हैं, अगर आप ओपनली बात कर सकते हो बच्चे से, बहुत अच्छी बात है कि बच्चा इस चीज़ की वजह से अपन कुछ इश्यूज फेस तो नहीं कर रहे हैं, आप बता सकते हो, बात कर सकते हो। इफ़ यू थिंक कि ही और शी इज़ नॉट कन्वेइंग इट वेरी वेल, आप एक बार जाके एल से टू मीट अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट फॉर दिस, क्योंकि इस मोमेंट पे उसको ठीक से गाइड करना क्यों ज़रूरी है। पहला कि आइडिया बच्चों को बचपन में लग जाता है कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, वही बात है जैसा टीवी वगैरह में हो गया है, जिस तरीके से बड़ा किया जा रहा है, बाकी बच्चे तो नॉर्मल लग रहे थे, मेरे साथ में क्यों ऐसा फीलिंग, मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ, तो वहीं पे डाउट आने लग गए हैं बच्चे को।
अब फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो एक्सेप्टेंस के लिए हमारे अंदर भी इस एज में भूख रहती है ना कि हाँ मुझे पसंद करें लोग, ठीक है। बिल्कुल। तो वो बच्चे की उस एज में ही चालू हो गई है, 7 से 8 साल की उम्र में, जब जब उसने रियलाइज़ किया है ओके मैं डिफरेंट हूँ, ओके मुझे सोसाइटी शायद से एक्सेप्ट ना करें। तो एक मेजर इशू वहीं से आ गया। अपने सबसे पहले भूख रहती है पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस की, कि मुझे मम्मी पापा की बात में जाके दिखाना है मैं अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। तो अगर वहाँ से फिर वो आइसोलेट होने लग गए हैं कि मम्मी पापा पे खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, दूसरा फिर सोसाइटी के अंदर कैसे ही बोल देंगे वो बात। तो इसीलिए उस मोमेंट पे अपन को सही डायरेक्शन में लेके जाना और सही इंसान से गाइडेंस दिलवाना ज़रूरी है। जितना बच्चा खुल के बोल पाएगा दैट्स गुड। मैम पेरेंट्स के रिलेवेंट में आपसे एक क्वेश्चन और डालूंगा इसमें, जो इसी से आपके तो उससे आया है, मेरे आंसर से ही मेरे दिमाग में आया है। बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जैसे दे वांट बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड, बट अपोजिट हो जाता है। दे जब हो गया है दैट इज़ गिवन, वो हो उसका कुछ नहीं हो सकता। सो इफ़ अ पेरेंट इज़ वांटिंग बॉय चाइल्ड और उनके घर में गर्ल आ जाती है, तो दे स्टार्ट ड्रेसिंग हर लाइक अ बॉय। हाँ। सो ये सेक्सुअल आइडेंटिटी जो डिफर करवाती है उसमें, तो ये कितना कॉम्प्लिकेट करता है चीज़ों को। ये बहुत कॉम्प्लिकेट करता है। इवन जैसे बुक्स में मेंशन्ड है कि इफ़ अ चाइल्ड इज़, जैसे मान लो कोई लड़का है उसके घर में सारी औरतें हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को वैसे आइडेंटिफाई करने लग जाता है। ऑल दो सेक्सुअलिटी में कोई ऐसे उनको डाउट नहीं होगा, अट्रैक्शन फिर भी गर्ल्स की तरफ होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनके जेस्चर्स उनसे मिलते जुलते हों, क्योंकि उनका डेवलपमेंट वैसा हुआ, सराउंडिंग वैसे है, उन्होंने सोशली वो चीज़ सीखी है। जो आप चीज़ बात कर रहे हो एक बार फिर से रिपीट करें प्लीज़। मैम बेसिकली अगर किसी फैमिली को बॉय चाइल्ड चाहिए होता है और उसमें गर्ल चाइल्ड आ जाती है, तो वो गर्ल चाइल्ड को बॉय चाइल्ड की तरह ड्रेसअप करने लग जाते हैं, ट्रीट करने लग जाते हैं। और बेसिकली ये होता है, कभी कभी हमने ये भी फैमिलीज में देखा है कि हम बच्चे से पहले तो हम ध्यान नहीं देते हैं, बट रेगुलरली अपन बोलते हैं और बच्चा कैसा कर रहा है। हम जो एक कर रही वाले जो नहीं यूज़ करते हैं उसकी जगह कर रहा है यूज़ करते हैं वर्ड में, तो ये कितना इम्पैक्ट डालता है। तो जैसे मान लो बच्चे को अपने शुरुआत से एज अ एक गर्ल चाइल्ड है, बॉय की तरह अपने उसको ड्रेसअप किया है, बॉय की तरह ड्रेसअप रखा है, वैसे ही रखा है। अब क्या होता है ना, उसको पता है कि मुझसे सारी एक्सपेक्टेशंस हैं एक बॉय की तरह बिहेव करने के लिए, लेकिन विद टाइम शी विल गेट दोज इमोशंस तो लाइन नहीं करेंगे, आपके वैसे ही डेवलप होंगे कि हाँ ओके मुझे अट्रैक्शन तो उसी अकॉर्डिंग हो रहा है, बॉयज़ की तरफ ही हो रहा है। तो वहाँ पे एक फिर कन्फ्यूजन चालू होती है। फिर वो एक होता है ना कि आइडेंटिटी वाला जो चीज़ डेवलप हो गई है ऑलरेडी कि होके मुझे बिहेव तो इस तरीके से करना है, लेकिन मुझे फील ऐसा क्यों हो रहा है, फिर गलत हो रहा है मेरे साथ में, कैसे बताऊँ घर वालों को, तो पापा मम्मा समझेंगे नहीं ये चीज़। तो वहाँ पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप हो सकता है चाइल्ड के अंदर। मैम एक सोशल सेइंग है अपना, प्रोवर्ब है, उसमें बेसिकली बोलते हैं बेटी के लिए बोला जाता है तू घर का बेटा है। हाँ, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे इस वाली उसमें। ये वाली लाइन ही थोड़ा सा वैसे हो जाती है, घर का बेटा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बेटी के लिए मतलब बस वो एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज आर फॉर द सन एंड दीज आर फॉर द डॉटर। अब वो चीज़ डिवाइड करना अभी छोड़ दो कि हाँ बेटी है तो पापा बेटी के घर का खाना नहीं खाएंगी, पापा बेटी के पैसे नहीं दे सकते हैं। वो चीज़ अब जितनी कम हो, जितना आप बोलो तो अच्छा ही रहेगा, कम बोलो वो चीज़। मैं इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि आज भी मैंने देखा है कि ये वाली चीज़ होती है अपने यहाँ, और बीइंग इन राजस्थान ये बहुत नॉर्मल है। ये मैं अपने घर में खुद देख चुकी हूँ कि नहीं मानते हैं पापा, कि पापा मैं कर देती हूँ, नहीं अरे है ना उसका है ना। तो ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि थोड़ा स्ट्रेंथ और आए अपनी डॉटर्स में, तो वो डिवाइड करना अगर अपन छोड़ दें तो एक उनको भी अच्छा लगेगा। बेसिकली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पर देनी चाहिए। हाँ, हर एक टाइप की देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ना हाँ भाई कपड़े धोना है, पोछा लगाना है तो दैट इज घर की लड़की ही करेगी, आप लड़की को ही बोल सकते हो। वैसे ही बाहर जाना है, सामान लाना है, भारी सामान लाना है, सिलेंडर उठा के रखना है, तो ज़रूरी नहीं है बेटे को बोला, बेटी को ही बोल सकते हो। ये तो आपने बिल्कुल सही बोली है, इसके मैं सपोर्ट भी करूंगा। हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है, मैं बिल्कुल बोलूंगा इसमें तो। छोरों से कम है, फिर वही बात आई ना। मैं नहीं है, वही तो मैंने इन जनरल बोला है। ओके।
अगर बच्चा अपनी सेम सेक्स अट्रैक्शन या अलग जेंडर आइडेंटिफिकेशन एक्सप्रेस करता है, पेरेंट्स को उस वक्त क्या करना चाहिए? इग्नोर, पनिश या सपोर्ट? सपोर्ट, ऑफ कोर्स सपोर्ट। इग्नोर करने से तो आप वही बात है, जो उसकी कन्फ्यूजन है वो फेस कर रहा है, अगर उसने आपको बताया है, कन्वे किया है और आपने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो बच्चा एक अबेंडनमेंट भी आएगा कि यार मैंने बोला तो था, क्यों नहीं सुना आपने। वो एक फीलिंग आने लग सकती है उसके अंदर, मतलब ये वाली ऐसा नहीं उस मोमेंट पे आ जाएगी, लेकिन आफ्टर अ वाइल ये डेवलप होने लग जाएगा कि मैंने बात करी थी, सुनते नहीं है कोई घर पे, सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऑफ कोर्स आपको उस मोमेंट पे अगर ऐसा लग रहा है कि मैं उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊँगा, समझ नहीं पाऊँगा, एंड बच्चा जस्ट एक्सप्लोरेशन वाली फेज में है कि मुझे पता नहीं है, मुझे डाउट है बस, तो भी इट्स गुड कि आप एक उसको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास में जाके बताओ, जो उसको ढंग से गाइड कर सकें इस चीज़ के लिए। बहुत सही आंसर मैम। बट इसमें एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं तो, बट हमारे ज़रूरी नहीं है हर उस मेंटल ब्लॉक पे पेरेंट्स भी रिएक्ट कर पाए। एक बार एक्सेप्ट कर लिया, बट वो बच्चे के सामने तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी वॉर के अंदर उनको एक्सेप्टेंस के लिए ईज हो, ऐसा क्या हो सकता है जिसमें एक्सेप्टेंस उनके लिए थोड़ा सा ईज आउट हो? ऐसा नहीं कि उनके लिए इजी रहेगा हमेशा, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस सोसाइटी में वो भी बड़े हुए हैं, जिस तरीके से उनको बड़ा किया गया है, जिस तरीके से उनको सिखाया जाता है, तो वो गलत है। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, ग्रेट स्टेप कि अगर वो ये भी बोल पा रहे हैं कि ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, अपन इससे बात करेंगे, तुमको बात करनी है तो आ जाना। लेकिन एक आप उस टाइम पे भी क्लियर कर सकते हो बच्चों को कि मेरे लिए भी ये चीज़ नहीं है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर तुमको कुछ गलत लगे तो आप बता सकते हो। जितना बच्चों से ओपन कन्वर्सेशन रहेगा तो आपके लिए भी ईजी रहेगा, एज अ पेरेंट ईजी रहेगा। दूसरा कि यहाँ पे मैं पेरेंट्स के लिए क्यों सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि एक जो बड़ा सेक्शन है लाइफ का बच्चों के लिए पेरेंट्स का रहता है। सोसाइटी का तो अप डाउन रहता है, कुछ आपके फ्रेंड्स भी होते हैं जो दिखाएंगे, लेकिन वो इस तरीके से कमेंट्स पास कर देंगे जो आपको लग जाएगा। बाहर भी बहुत आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, लेकिन घर में कम से कम उसको एक ऐसा माहौल मिल सके बच्चे को कि वो बात कर सके। मैम, इफ़ पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको इस रिगार्ड में सोसाइटी से बच्चे को कितना बचाना चाहिए, किस हद तक बचाना चाहिए, या फिर उनको एक बार रफ एंड देना चाहिए कि तुम जाओ, एक बार हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हें सोसाइटी से भिड़ना है, एक बार तो तुम भिड़ो, फिर हम देख लेंगे। तो ये वाला अप्रोच अगर पेरेंट्स दे रहे हैं तो उसको कैसे बैलेंस आउट करना है? ओके, ये वाला खतरनाक क्वेश्चन है कि उनको बोलना किस हद तक लड़ना है जी। ओके, पहले तो ये चीज़ आप बोल सकते हो कि तुम्हें अकेले नहीं लड़ रहे हो, ठीक है। अगर तुमको कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा तो हम तुम्हारे साथ में बोलेंगे। एज अ सोसाइटी बहुत सारे कमेंट्स पास कर सकती है, तो वो जो कमेंट्स आ रहे हैं उस मोमेंट पे आपको खड़ा होना है अपने बच्चों के लिए कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, मैं देख लूँगा, आपकी ज्ञान की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो इतना से लाइन नहीं बोल दोगे तो बच्चे के लिए वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो दे नो हाउ टू, अगर आप किस तरीके से हैंडल करते हो बच्चे को भी दिख जाएगा कि हाँ मम्मा पापा कैसे हैंडल करें। अगर आप कामली हैंडल करें उस चीज़ को शांति से तो फिर बच्चे के अंदर भी एक आएगा कि हाँ जो चीज़ है मेरी वो नॉर्मल है। मतलब अगर मम्मा पापा ने इतने कामली रिएक्ट किया है सोसाइटी के सामने, और अगर वहीं पे आपने भिड़ के बोल दिया, लड़के बोल दिया, तो उसको ये लगेगा कुछ ज़्यादा बड़ा गलत है क्या मेरे साथ में, ऐसे तरीके से कैसे रिएक्ट किया, मतलब मम्मा पापा को तो इतना लड़ना पड़ रहा है मेरे लिए। तो वो भी एक चीज़ हो सकती है, नॉर्मलाइजिंग द बिगर पॉइंट। नॉर्मलाइजिंग। आपके साथ कॉन्वर्सेशन में और लंबा खींचना चाह रहा हूँ, मतलब जो फ्लो ऑफ आंसर्स मेरे को मिल रहे हैं, मतलब मेरा एंड करने का मन नहीं हो रहा, बट अभी एंड की हम जा भी नहीं रहे। अभी हमारे पास और क्वेश्चंस बचे हैं, हमारे पास जादू के पिटारा है जिसके और क्वेश्चन हम निकाल के लेके तो मैम, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से सेम सेक्सुअलिटी या LGBTQ वाली फीलिंग का एक्सपोजर बच्चों में कब से समझना शुरू होता है? प्यूबर्टी के टाइम से। प्यूबर्टी के टाइम से। और अगर मैम इसको इन डेप्थ अगर करें, जैसे उनको अगर एडोलेसेंस में या प्यूबर्टी से पहले, मतलब इनका कोई पीयू है, जैसे जैसे लड़कों में शौक होता है अपने से बड़े उम्र के बच्चों को फ्रेंड्स बनाना, और लड़कों का तो बेसिकली होता ही होता है उनको फ्रेंड, और वो उनको वैसा पीयर मिल जाए, तो क्या उनको पहले समझ में आना लग जाएगा कि ये चीज़ ऐसे है कि नहीं? इट कैन बी,
मतलब ऐसा नहीं है कि आफ्टर एज ही ये चीज़ वो बच्चा एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। हो सकता है पहले भी उसको अपने अंदर को हिंट्स मिलने लग जाए, ठीक है। जो मेरी चॉइसेस जा रही है, जो जैसे होता है कपड़े का, मुझे ये वाली चीज़ें की पसंद आ रही है, फ्रॉक ही की पसंद आ रही है मुझे। अच्छा, लड़कियों में ऐसा होता है कि ना फ्रॉक हम लोग उम्मीद रखते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर लड़की ने निकर शर्ट पहन लिया, मतलब कुछ ना कुछ तो डाउट है, ये लड़की सीधी नहीं लग रही है। तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बॉयज़ में ज़्यादा क्लियर होने, बॉयज़ में अंडरस्टैंडिंग आने में थोड़ा इजी रहता है, गर्ल्स में थोड़ा टाइम लगता है डेवलप होने में। आपके एक्सपीरियंस में पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बच्चों के मेंटल हेल्थ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है? भयंकर भयंकर। अगर मान लो जिसने आपको, चलो ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा कि जिसने आपको पैदा किया है वही चीज़ आपको नहीं सुन रही है, वही चीज़ आपको अपना नहीं रही है, तो आप एक खुद की आइडेंटिटी ढूंढने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हो। हम रैप अप क्वेश्चन से हेल्पफुल नोट्स होंगे बट पेरेंट्स की पेरेंटिंग में हम्म। आपके हिसाब से एक हेल्दी बचपन के लिए सबसे ज़रूरी 3 चीज़ें क्या हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से आप स्पेसिफिकली क्या बताना चाहेंगे कि हेल्दी बचपन के लिए ये ज़रूरी है? वो पेरेंट्स में ये बोलूँगी, पेरेंट्स के खुद के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। एक होता है ना कि आजकल जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर डाउट बहुत आ रहा है कि क्या मैं बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्या। अगर मान लो बच्चे को थोड़ा सा भी गुस्सा ज़्यादा आने लग गया है, तो मतलब मैंने टाइम कम दिया है क्या, ये मुझसे एक्सप्रेस तो कर पा रहा है ना। मुझे इतना अच्छा लगता है, कुछ लोग आते हैं कि ना मैम एक बार मैं चाहता हूँ साइकेट्रिस्ट से बात कर ले, काउंसलिंग हो जाए इसकी, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझसे नहीं बात कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ लगती है। दूसरा, मतलब एक आपने मतलब जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ अपने अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप भी पहली बार पेरेंट्स बने हो, ऐसा नहीं है कि आप सब लोग एक पोथी पढ़ के आ रहे हैं, एक कोर्स बिल्कुल। करके आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि एक जो भी चीज़ अगर मिस्टेक हुई भी है, इन केस कि हाँ मतलब मैंने गलत तरीके से बिहेव कर दिया बच्चे के साथ में, मैंने ज़्यादा मार दिया है, आज पीट दिया है बच्चे को ढंग से, तो उसमें गिल्ट नहीं आके बल्कि उसको मैनेज कैसे करना है वो चीज़ सीखना है। जैसे हमारे लिए क्या करते थे मम्मा पापा कि खाना अच्छे से बना दो, इसके लिए आज अच्छे से खिला दो, बाहर लेके चले जाओ, एक टॉफ़ी दे दी है, प्यार से बात कर लिया है, एक बार पुचकार दिया है, उतना काफ़ी होता था। तो बस उसको कैसे बैलेंस करना है। दूसरा, आप जितना काम रहोगे बच्चे के अंदर वही, तीसरा आप जितना काम रहोगे बच्चे के अंदर भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो आप सोसाइटी को, आप खुद के इमोशंस को कैसे हैंडल करो। जैसे एक जो नई नई माँ बनी होती है, अगर वो बहुत डिस्ट्रेस महसूस कर रही होती है ना, वैसे कि बच्चा महसूस कर सकता है, बच्चा भी उतना इरिटेबल होने लग जाता है, बच्चा उतना ही रोने लग जाता है। जैसे माँ काम होती है, थोड़ी सी शांत होती है, बच्चा भी शांत हो जाता है। मैम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका। हम्म। पेरेंट्स को वन लाइनर एडवाइस जो उनको हर दिन याद रखनी चाहिए जब बच्चों से डील कर रहे हो। आप भी सीख रहे हो और वो भी सीख रहा है। वाह, बिल्कुल सटीक आंसर। तो मैम, ये रैप अप हुआ हमारा, ये बहुत अच्छे आंसर्स मिले हमें आपसे। वी होप कि ये वाला जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स देखें और बहुत सर्कुलेट हो, क्योंकि हमने बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें हमने डिग आउट करने की कोशिश करी है पेरेंटिंग के रिलेटेड। आपको बेसिकली ये कैसा लगा? इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? मतलब मेरे लिए भी ये रहा, मुझे कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे थे इसमें कि कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा वनरेबल फील करता है। तो हमारे टाइम पे हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे अभी हम पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, तो फिर हम वी कैन रिलेट नाउ कि हाँ मेरे साथ भी कांड तो हो रखा है, ये तो मैंने भी फील कर रखा है। जैसे कुछ आता है कि हाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, आई वेंट टू अ स्कूल एंड आई आस्क्ड अ 6th क्लास बॉय कि क्या हुआ, मतलब पढ़ाई में भी क्या परेशानी हो रही है। मैम ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लगने का कारण मैम अट्रैक्शन है, किसी की तरफ वो बात नहीं कर रही। तो वी अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है, मतलब हम भी सीख रहे हैं इस चीज़ में कि हाँ बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, हमने भी करी है, तो मतलब हम भी नॉर्मल थे। एक होता है ना माइंड में कि क्या मेरा डेवलपमेंट ठीक हुआ है, कि कुछ चेंज हो सकता था, कुछ चेंज करना चाहिए था, तो वो डाउट खत्म होते जा रहे हैं विद टाइम। तो मैम, आप स्कूल्स में भी इंटरेक्शन करते हो, सबसे वियर्ड शैतानी क्या सुनी होगी आपने? ये एक बच्चा है ना, बहुत टाइम से बोल नहीं रहा था कि क्या परेशानी चल रही है उसके साथ में, तो वही ना थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछना। तो वियर्ड शैतानी तो नहीं बोलूँगी, बहुत नॉर्मली जो हमको मिलती है वो यही होती है कि
हाँ, किसी को ग्रुप बना के घूम रहा था मैं, और मतलब इसमें ऐसे कुछ मैं लेबल नहीं कर सकती हूँ हाँ कि सबसे वियर्ड शैतानी क्या है, लेकिन बदमाश बहुत होते हैं बच्चे भाई। लड़कियों को छेड़ना, वो सब कुछ लेके आते हैं कि डस्टर से तोड़ दिया मैंने, मैं चौक मारता था, मैम के ऊपर चौक मारता था, मैं शॉक हो जाती हूँ, मैं इसको कैसे क्या समझाऊँ मैं। उस टाइम पे लगता है कि मैं अब इसको गाइड नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा शांत मुझे होने की ज़रूरत है पहले, आई हैव टू रेगुलेट। नहीं तो इसको पता चल गया तो बच्चा उतना बोलेगा नहीं आगे चल के, कि थोड़ा सा भी उसको लगा है ना कि मैम मुझे जज कर रही है या फिर पेरेंट्स मुझे जज कर रहे, तो वहीं को बोलना रुक जाएंगे। मैम एक क्वेश्चन मेरे को इसी से वापस याद आया, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना इज स्टिल अ टैबू। ये टैबू आज भी कई पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो आप पेरेंट्स को ऐसा क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो एक बार आपसे आके ट्राई करें कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आना इज़ नॉट लाइक कि बच्चा पागल है। ये एक टैबू को हटाने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं पेरेंट्स को, एक एडवाइस? बहुत बार ना पेरेंट्स को पता चल जाता है कि मुझे बच्चे को दिखाने की ज़रूरत है ऐसे, लेकिन बात नहीं आती कि सोसाइटी क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी वालों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। मेरे पास अभी पेशेंट्स आते हैं, बताते तो कि इसके घर पे बता के नहीं लाए हैं, दादी को बता के नहीं लाए हैं, दादाजी को बता के नहीं लाए हैं। तो वहाँ पे पहले तो ये चीज़ है कि प्रायोरिटी आपके लिए आपका बच्चा है। अगर बच्चा ठीक नहीं हुआ, बच्चा परेशान है, तो सोसाइटी तो उस टाइम पे बोलने नहीं आएगी ना। अगर आगे चल के बच्चे के साथ में कुछ भी परेशानी होती है कि ये ऐसा क्यों है, वो तो कहने के लिए रहेंगे। तो पहले आपका बच्चा रहेगा आपके पास में, तो उसको हेल्प चाहिए, उसको समझने की ज़रूरत है, तो लेकर आना है। दूसरा मैं ये बोलूँगी, आफ्टर कोविड, मैं जानती हूँ कोविड बहुत बड़ी परेशानी थी पूरी दुनिया के लिए, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट अभी मेंटल हेल्थ के लिए उसने बहुत हेल्प किया है। अभी जितने पेशेंट्स हम लोग देखते हैं उतने पहले कभी नहीं आते थे। दे आर अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स। चलो वो वही बात है कि सोशल मीडिया में आप देखते क्या हो, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो उस टाइम पे अगर कुछ लोगों ने देखा है कि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ और ये चीज़ हम फील कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल है, इस टाइम पे हमको दिखाने की ज़रूरत है, तो दैट्स गुड कि अब लोग समझ रहे हैं कि मुझे बात करनी है किसी से। एक ये है कि जो डॉक्टर्स रहते हैं, जैसे पीडियाट्रिशियन के पास में मोस्टली लोग लेके जाते हैं। जैसे ऐसे अभी भी होता है कि कुछ मन की परेशानी होती है, लो मूड होता है, तो लोग जनरल मेडिसिन के पास चले जाते हैं, तो दे रेफर टू अस। ठीक, अब वो हमारे पास में आके बोलते हैं कि मैम मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं वैसा हूँ ही नहीं, कुछ मुझे परेशानी है ही नहीं, मुझे यहाँ पे क्यों भेजा। लेकिन बात करते करते फिर उनको उनकी परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी सब निकल के आता है। एक और चीज़ ये है कि एक हमेशा माइंड में ये रहता है, साइकेट्री पागल मतलब पागलों का डॉक्टर, मतलब कि सारे वही वाले पेशेंट्स आएंगे हमारे पास में, ऐसा नहीं है। साइकेट्री हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में होता है। डी एडिक्शन हमारे अंदर आता है, जो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो हम लोग डील कर सकते हैं। एंड उसके साथ में जो जैसे एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स होते हैं, हम लोग उनसे डील कर सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD एंड देन साइकोसिस, तो ये सारा हमारे पास में हम लोग देखते हैं। तो इतना इन डेप्थ आप देखते हो, ये तो पब्लिक को बहुत, मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि साइकेट्रिस्ट इतना सब कुछ देखता है, इतना डील करता है, इतना इन डेप्थ में जाके सारी चीज़ें देखता है। इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है, मैं ये टैबू को ब्रेक करना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब साइकेट्रिस्ट के पास में जाना मतलब हमेशा ये नहीं हुआ कि बच्चा पागल हो गया है भाई। बस अगर इवन किसी को ऐसा लगे, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना, बस इवन इफ़ यू थिंक कि आई नीड टू वेंट आउट टू समवन एंड मेरे पास में इस मोमेंट पे कोई नहीं है कि मैं जिनसे बात कर सकूं, और मुझे जब तक मैं निकालूंगा नहीं मन से या फिर निकालूंगी नहीं मन से, ये चीज़ें मन में चलती ही रहेंगी, तो यू नीड टू टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू मैम। अब मैं थैंक यू। इतने वंडरफुल आंसर्स के लिए इस शो में, मतलब मैं इतना देर सोच नहीं रहा था बिफोर दिस एपिसोड, मैं इतना सोच नहीं रहा था। आपके साथ शूट करने से पहले मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरे पास इतने रिस्पॉन्सिव आंसर्स आएंगे इसके रिगार्डिंग, बट जितना रिस्पॉन्सिव आपने आंसर्स दिए, इतने सेंसिबल आंसर्स दिए हैं आपने, कि अब मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, आई एम डूइंग अ गुड थिंग। नहीं, ये अच्छी चीज़ थी कि अपन इस बारे में सोचा है। थैंक यू मैम।